Hello friends, my name is Vinay Sharma. I am an SBA in LIC of India. आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्लान्स की डिटेल्स की, उन प्लान्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्या किस तरह के प्लान्स हैं, किस तरह की जो चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें हम विस्तार से बात करेंगे। तो अभी हम जो जिस प्लान के हम बारे में बात करना चाहते हैं वो है न्यू जीवन आनंद प्लान। ये टेबल नंबर 815। थोड़ा सा मैं कहूँ आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी LIC में कोई भी प्लान है तो उस प्लान को उसके नंबर से हमेशा याद रखा जाता है। पहले हमारे पास 149 टेबल था तो जीवन आनंद बोलते थे उसको। अभी LIC's न्यू जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 815। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि जो मेन पॉइंट्स हैं कि किस तरह से ये प्लान बेचा जा सकता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, उन सारी बातों पे हम एक बार चर्चा करेंगे। जिन बातों पे हम चर्चा करेंगे उनमें से एक है बेसिक इन्फॉर्मेशन। उस प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। नंबर 2, किस तरह के चेंजेस आए हैं। नंबर 3, किस तरह के लोगों को वो प्लान बेचा जा सकता है। तो मार्केट सूटेबिलिटी बोलेंगे इसको, कि किस तरह के लोगों को हम ये प्लान बेच सकते हैं। और बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो हम धीरे धीरे काउंट करेंगे। तो चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करना चाहते हैं जीवनानंद की तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर मैच्योरिटी से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। कौन लोग हैं जो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यू जीवन आनंद प्लान लिखा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ जीवन आनंद टेबल नंबर 149 प्लान नंबर 815। हमारे लिए ये मेन क्राइटेरिया है। अगर हम बात करते हैं, आप देखिए एज एंट्री मतलब कौन व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो 18 साल से लेकर 50 साल जिनकी एज है वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, 18 साल कंप्लीट हो चुके हों, नियरेस्ट बर्थडे नहीं, और 50 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे, जिसका भी आस पास वाला जो बर्थडे है उसमें उसकी उम्र अगर 50 साल होती है तो इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम टर्म जो है, जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, किस एज पे कौन सी मैक्सिमम एज होगी जिस पर वो पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, 75 ईयर्स। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 50 साल के व्यक्ति ने पॉलिसी ली है तो 75 ईयर्स की एज तक वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, इसके बाद वो नहीं जाएगी। आगे देखते हैं पॉलिसी टर्म है 15 से 35। मिनिमम टर्म किसी पॉलिसी में जीवन आनंद में टेबल नंबर 815 में जो है वो 15 साल हैं और मैक्सिमम टर्म 35 ईयर्स है। मोड, प्रीमियम मोड, किस तरह से आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली में डायरेक्ट मंथली नहीं, सैलरी सेविंग स्कीम और ECS। और 1 लाख से ऊपर की पॉलिसी होंगी, मिनिमम जो इंश्योरेंस है वो 1 लाख होगा। इसके बाद 1,05,000 की पॉलिसी हो सकती है इन मल्टीपल ऑफ 5,000, 10,000 की, 15,000 की, 25,000 की, इन मल्टीपल। और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम कितनी होगी। अभी थोड़ा सा इसको याद करने की अगर बात करते हैं तो देखते हैं हम कैसे इन एंट्रीज को हम याद कर सकते हैं। जब हम एंट्री की बात करते हैं तो एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, 18 साल से लेकर 50 साल के लोग इसको ले सकते हैं। ये तो है एंट्री। साथ ही साथ हम टर्म की बात करते हैं। टर्म मिनिमम 15 साल है और 15 से लेकर 35 साल के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। टर्म 15 एंड 35 मतलब ये है कि अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम मैच्योरिटी, क्योंकि 18 साल की एंट्री एज है और 15 साल तो कम से कम लेनी है, तो ये कोई हमारे लिए मेन पॉइंट नहीं है। हम बात करते हैं अगर एक व्यक्ति है जिसकी एज 50 है, भले ही टर्म 35 है,
अगर हम उसको 35 देना चाहें पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैच्योरिटी की जो एज है वो 75 है, मतलब 50 से 75, ओनली 25 ईयर्स। तो जो व्यक्ति 50 ईयर्स की एज का है, इसका मतलब है उसकी जो मैक्सिमम एज एंट्री है, मैक्सिमम जो टर्म है वो 25 ईयर्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो एज एंट्री याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कस्टमर के सामने बैठे होते हैं, पता चला कि उसकी एज 52 है और हम उसे जीवन आनंद समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट होता है और एक बैड इंप्रेशन जाता है। तो बेसिक जो फीचर्स हैं वो पता होने चाहिए कि एज एंट्री क्या है, टर्म क्या है, मैच्योरिटी किस एज पे आएगी, इसके साथ साथ मैच्योरिटी किस एज पे आएगी, तथा मिनिमम 1 लाख का इंश्योरेंस है और उसके ऊपर इन मल्टीपल ऑफ 5000। तो अगर ये पॉइंट याद नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको याद करें। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, स्टूडेंट्स थे, तो हम कुछ चीज़ें याद किया करते थे, लर्न करते थे। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे ऊपर किसी का बस नहीं चलता, हम जो चाहते हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लर्न नहीं करते तो हम उनमें वो चीज़ें हमारे पास होती नहीं हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो बेसिक फीचर्स हैं इनको याद करिए, क्योंकि एक बार याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी इनको आगे तक ले जाने में। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं बेसिक सम अश्योर्ड along with vested simple reversionary bonus and final addition bonus if any। इसमें क्या डिफरेंस, मतलब मैच्योरिटी बेसिक सम अश्योर्ड क्या है, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस क्या है, फाइनल एडिशन बोनस क्या है, ये क्या कहानियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। और डेथ पे क्या मिलेगा, वो दोनों पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। बात हम कर रहे हैं मैच्योरिटी की। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, 10 लाख की पॉलिसी ली और 21 ईयर्स जो है उसकी हमने टर्म रखी। मान लेते हैं जो कस्टमर है उसका नाम राम है और उसकी एज जो है 30 ईयर्स है। 10 लाख के लिए 21 साल का जो प्रीमियम है अप्रॉक्सीमेटली 54,000 हम मान लेते हैं, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आपको अपनी रेडी रेकनर या प्रीमियम कैलकुलेटर से देखना है। अब मैच्योरिटी कहां पर होगी, जब राम की एज 51 हो जाएगी, 51 ईयर्स होगी। फिर 51 ईयर्स पे आप देखिए मिलेगा क्या। अब वापस आते हैं, बेसिक सम अश्योर्ड, ये जो अमाउंट है 10 लाख रुपीज, ये है हमारा बेसिक सम अश्योर्ड, मतलब 10 लाख रुपए मिलेंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट, विद वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस, मतलब बोनस भी मिलेगा। और ये बोनस है क्या, एक्चुअली जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो LIC एक बोनस डिक्लेयर करती है, और ये जो बोनस होता है ये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। 21 साल की टर्म में LIC में जो बोनस का रेट है वो 48 रुपीज़ पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड पर एनम है। मतलब अगर हमने 1000 रुपये की पॉलिसी ली तो 48 रुपये बोनस होगा साल में एक बार। लेकिन अगर हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो जो हमारा बोनस है वो होगा 48,000 रुपए एक साल का पर एनम। और इसी तरह से अगर हम मैच्योरिटी तक जाएं तो यहां पर जो अमाउंट होगा वो बोनस एक साल का नहीं, 21 सालों का बोनस होगा। तो अगर देखिए, ये प्रोजेक्ट करना मुश्किल होता है कि बोनस आएगा कितना, लेकिन जब हम प्रोजेक्शन की LIC की हिस्ट्री की बात करते हैं तो LIC ने हमेशा अच्छा बोनस दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर 48,000 रुपीज़ प्लस 20 इंटू 21 कर सकते हैं। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए आता है। प्लस यहाँ पर इन्होंने कहा बेसिक सम अश्योर्ड हो गया 10 लाख रुपए, वेस्टेड रिवर्जनरी बोनस हो गया 48, बोनसेस मेंशन है 48,000 इंटू 21, क्योंकि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
और जो बोनस एक बार डिक्लेयर हो जाता है वो गारंटेड हो जाता है, बट फ्यूचर का हमसे एक अजम्पशन ही लेके चलते हैं। एंड फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी, यहाँ पर देखिए इफ एनी लिखा होता है, लेकिन अगर हम फाइनल एडिशनल की बात करते भी हैं, सपोज फाइनल एडिशनल बोनस की बात कर रहा हूँ, ये LIC के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आज का जो रेट है और ये जो है डिफर करता है ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। 2 साल पहले तक ये 200 रुपये बोनस होता था 1000 की पॉलिसी पे, और सिर्फ एक बार मिलता था जब पॉलिसी मैच्योर होती थी। उससे पहले 400 था। इसका मतलब ये नहीं है कि FAB फाइनल एडिशनल बोनस कम या ज़्यादा हो रहा है, बट ये होता ज़रूर है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप रेडी रेकनर देखें या LIC की साइट पे जाएं, www.licindia.in पे जाके वहाँ पर भी बोनस रेट्स मिल सकते हैं आपको। वहाँ से देखें पिछले 2 साल पहले फाइनल एडिशनल बोनस क्या होता था वो देखें, तो अप्रॉक्सीमेटली कुल मिला के जो मैच्योरिटी होती है जीवन आनंद पे या एंडोमेंट प्लान में 10 लाख के लिए 21 साल की टर्म पे, वो मैच्योरिटी लगभग 23 से 24 लाख रुपए होती है। तो मैच्योरिटी की जब बात की गई तो यहाँ पर हमें एक 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए लगभग 23 से 24 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो यही इन्होंने बोनस कहा है। तो जो मैच्योरिटी है उस पर 23 से 24 लाख रुपए मिलते हैं, और यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। इसके साथ जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करें, अभी तक हम मैच्योरिटी की बात कर रहे थे, तो मैच्योरिटी 23 लाख रुपए थी। डेथ कहां पर हो सकती है, डिटेल में इसको पढ़ते हैं। सम अश्योर्ड ऑन डेथ अलोंग विद वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी। पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिए। यहाँ पर बेसिक सम अश्योर्ड की बात हो रही है, ये जो हिस्सा है वो बेसिक सम अश्योर्ड है, और यहाँ पर सम अश्योर्ड है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे वाली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, सम अश्योर्ड जो है वो 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड है। मतलब अगर हमारा बेसिक सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए है, तो हमारा सम अश्योर्ड जो होगा इसका 125% होगा। और कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, कहने का मतलब ये है सवा गुना, 1.25 टाइम्स ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड। तो 10 लाख की पॉलिसी के लिए जो सम अश्योर्ड होगा वो 12.5 लाख रुपए होगा। तो अभी आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन महसूस कर रहे होंगे, बेसिक सम अश्योर्ड और सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड जीवन आनंद में जो है बेसिक सम अश्योर्ड का सवा गुना होगा। हम जो प्रीमियम देखेंगे वो हम 10 लाख का देखेंगे, हम बेसिक सम अश्योर्ड का प्रीमियम देखेंगे, लेकिन इंश्योरेंस कवर जो होगा अगर डेथ होती है तो उस पर बेसिक सम अश्योर्ड नहीं मिलके सम अश्योर्ड मिलेगा, और सम अश्योर्ड जो है वो बेसिक सम अश्योर्ड का सवा गुना होता है। प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है जितने सालों के बाद डेथ हुई, मान लीजिए 5 साल के बाद डेथ हुई है, तो 5 सालों का जो बोनस होगा वो भी उसमें ऐड किया जाएगा बोनस। और अगर 1 साल का बोनस 48,000 है और LIC ने ऐसे हर साल में 48,000 डिक्लेयर किया है, तो 5 सालों में 2,40,000 और 12.5 लाख रुपए, ये हो जाएगा आपका 1490, 14,90,000 रुपए डेथ पे मिलेंगे अगर ये नॉर्मल डेथ है तो। लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ है, यहां पर मैं कहना चाहूंगा अगर एक्सीडेंटल डेथ है, अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो यहाँ पर वहाँ पर 14,90,000 मिल रहे हैं, और यहाँ पर 10 लाख रुपए इसके भी मिलेंगे, क्योंकि आपने बेसिक सम अश्योर्ड के ऊपर राइडर भी लिया हुआ है। तो 14,90,000 प्लस 10 लाख रुपए, या इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसा होगा कि ये आपका 12.5 लाख रुपए सम अश्योर्ड, प्लस एक्सीडेंटल राइडर के 10 लाख रुपए, और प्लस 5 सालों का बोनस 48,000 के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट जो बन रहा है वो बन रहा है 24,90,000 रुपए। तो ये अपने आप में ही एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो डेथ पे मिलेगा ये। तो जीवन आनंद में
हमें मैच्योरिटी का मालूम चल गया, हमें डेथ पे क्या मिलेगा वो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइटेड किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने कहा हुआ है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। मतलब अगर पॉलिसी टर्म की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो इसकी बात हो रही है। लेकिन एक छोटा सा नीचे अगर डिटेल देखें, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी की टर्म 51 पे मैच्योर हो गई, इसके बाद भी कुछ दे रहे हैं वो, और वो क्या है, वो है बेसिक सम एश्योर्ड। यहाँ पर नजर नहीं शायद आ रहा होगा, तो पुरानी पॉलिसी में देख सकते हैं 149 में यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो उसके बाद भी अगर डेथ होती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, और यहाँ पर कोई फिक्स लिमिट नहीं है, तो कितनी भी एज पे डेथ हो, 70 पे हो, 80 पे हो, 90 पे हो, 95 पे हो, या किसी भी एज पे डेथ होती है, तो मैच्योरिटी के अलावा भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो जीवन आनंद में जो कहावत है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो यही कारण होता है कि आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट की उसकी आपको अच्छी खासी मैच्योरिटी मिल गई, और उसके बाद भी आपका इंश्योरेंस 10 लाख रुपए होल लाइफ चलता रहा। तो कुछ लोग अगर इसको इस हिसाब से देखें कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी, प्रीमियम जो भी उसने पे किया, मैच्योरिटी 23 लाख रुपया प्लस 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के 33-34 लाख रुपए फैमिली को मिला, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अब थोड़ा सा आगे जाने से पहले इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह के लोगों को ये पॉलिसी ठीक लगे, किस तरह से हम इसको बेच सकते हैं। सेलिंग के कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हालांकि कई सारी चीज़ें हैं इसमें, तो हमने जो अभी डिस्कशन की कि किस तरह की मैच्योरिटी होगी, किस तरह के इसकी डेथ बेनिफिट फीचर्स होंगे, और कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से इसको बेचा कैसे जा सकता है। पॉइंट अगर पहले की बात करें, जब भी कभी हम जीवन आनंद, अब टेबल नंबर 815 की हम बात करेंगे, न्यू जीवन आनंद की, इसको बेचने के लिए जाते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि कोई भी जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, क्लाइंट होता है, उसको हम समझा सकते हैं कि सर आज आपकी जो भी एज है, एग्जाम्पल लेते हैं 40 की उसकी एज है, अगर 40 की एज पे वो 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का जो भी इंश्योरेंस लेता है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। तो जो मैच्योरिटी होगी उसके बाद उसको मैच्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उसका इंश्योरेंस हमेशा चलता रहेगा होल लाइफ। वेयर एज इस पॉलिसी के मुकाबले कोई दूसरी पॉलिसी, सिंपल एंडोमेंट उसने ली होती, तो क्या होता, मान लीजिए उसने 20 साल की पॉलिसी ली होती और 60 पे उसकी मैच्योरिटी हो जाती यहां पर, तो अगर वो दोबारा चाहता कि उसका इंश्योरेंस हो, तो नंबर 1 के प्रीमियम के रेट्स कितने ज्यादा होते, प्रीमियम रेट्स जो होंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है उसकी हेल्थ, आज हम इजीली ये कवर दे सकते हैं कि प्रीमियम भी कम है और एक पॉलिसी ली और लाइफ निकल गई। दूसरे में हेल्थ की अगर बात करते हैं, 60 पे अगर वो दोबारा पॉलिसी लेना चाहेगा भी, तो शायद उसकी हेल्थ वैसी ना हो कि वो पॉलिसी ले भी सके। तीसरा पॉइंट होता है कि आजकल जैसे आपने एक मूवी देखी है बागबान में अमिताभ बच्चन के 4 बच्चे होते हैं। इन 4 बच्चों में से कोई भी उसको रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उन चारों बच्चों को समझ में आ जाती है कि अमिताभ बच्चन की ना कोई पेंशन है, ना कोई एसेट्स उसके पास हैं, तो वो उसको कभी एक रखता है, कभी दूसरा रखता है, तो कुल मिला के ओल्ड एज में उसको बड़ी सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन हाँ, अगर जीवनानंद जैसी पॉलिसी ली हुई है, तो एटलीस्ट बच्चे भी आपको अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि जिस दिन जाओगे 10 लाख रुपए दे के जाओगे, सम अश्योर्ड दे के जाओगे। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 करोड़ रुपया दोबारा दे के जाओगे, तो अपने आप में एक एसेट हो आप, लायबिलिटी नहीं होंगे। तो फैमिली में अगर किसी कारणवश ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है, मैं ये नहीं कहता कि बच्चे निकम्मे होंगे, मैं ये कहता हूं वहां पर कि बच्चे निकम्मे नहीं होंगे, लेकिन महंगाई इस कदर होगी कि पहले वो अपने बच्चों को देखेंगे, बाद में माता पिता की तरफ उनका ध्यान जाएगा। तो अगर वहां पर भी सम एश्योर्ड अच्छा खासा है, 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी है, तो उन्हें बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी, वो आपको हाथों पे रखेंगे। तो एक एसेट के रूप में रहेंगे आप, बच्चों के लिए भी लायबिलिटी के रूप में नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए पॉलिसी बहुत अच्छी है जो अपनी बीवियों को बड़ा प्यार करते हैं।
ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि जब तक आप हैं लाइफ में उनको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और एक छोटा सा जो फैक्टर इंडिया में देखा जाता है वो ये कि हस्बैंड जो है वो वाइफ से थोड़ा सा एज में बड़ा होता है। अगर वो बड़ा है तो वो पहले जाएगा, अगर पहले जाता है ठीक है, जब तक आप हो मिसेस को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं हो तो किसके सहारे रहेगी वो। लेकिन अगर ओल्ड एज में सम अश्योर्ड 10 लाख 12 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ की जितने की भी आपने पॉलिसी ली है और वो नॉमिनी है उसको मिल जाता है, तो कम से कम उसका बुढ़ापा जो है वो बड़ी अच्छी तरह से निकल सकता है। तो वाइफ के अगर जो लोग प्यार करते हैं या चाहते हैं या उसकी कदर करते हैं कि वो अपने परिवार को छोड़ के आई है, वो हमारे पास रह रही है, सब कुछ त्याग के अगर हमारे पास रहती है, तो शायद जीवन आनंद उनके लिए भी एक अच्छी पॉलिसी बनती है। एक और पॉइंट भी है इसमें जो बहुत अच्छा लगेगा कुछ लोगों को, वो होता है वेल्थ क्रिएशन का कंसेप्ट। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कस्टमर के सामने रखिए और इनको याद करिए, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो बोल नहीं पाओगे तो समझा नहीं पाओगे और पॉलिसी नहीं बिकेगी। वेल्थ क्रिएशन आमतौर पर होता क्या है, जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके परिवार वाले उसके एसेट्स को डिवाइड कर लेते हैं 4 हिस्सों में। जितने भी बंदे होते हैं, जितने भी वारिस होते हैं, वो उसको डिवाइड कर लेते हैं, उतने हिस्से कर देते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वेल्थ क्रिएट करनी है, जब तक आप हैं आप पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा पैसा एक्यूमुलेट होगा, और जब कभी डेथ होगी तो सिचुएशन ये नहीं आएगी कि उसके वारिस जो हैं उस एसेट को, मान लीजिए अगर 2 बच्चे भी हैं तो वो उसको डिवाइड करने की बजाय, अगर आपने 1 या 2 करोड़ की जीवनानंद ली हुई है तो उस टाइम भी आपको आपकी एसेट्स डिवाइड नहीं होंगी, बल्कि आपके डेथ पे मल्टीप्लाई होंगी। एक के पास तो आपके एसेट्स आ जाएंगे और दूसरे के पास वो क्लेम से आएगा जो पैसा होगा वो आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन होगी वेल्थ की, डिवाइड नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कस्टमर को बताएंगे तो जीवन आनंद बड़े आराम से बिकेगी। तो ये सेलिंग टेक्निक्स थी जो आपको शायद कहीं से भी नहीं मिलेंगी। मैं यहाँ पर इतना नहीं कहूँगा कि आपने सुन लिया और आप इसको जस्ट सुन के और भूल गए। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को देखें, इन पॉइंट्स को याद करें और कम से कम कुछ क्लाइंट्स पर अप्लाई करें ताकि आपकी मास्टरी इनके ऊपर हो और आप इसका सही फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर एक बड़ा रिबेट का पॉइंट आता है। रिबेट, ये बहुत कम एजेंट्स होते हैं जिनको मालूम है रिबेट क्या है। प्लान नंबर 815 में रिबेट दिया हुआ है, पहले भी रिबेट होता था, नए जीवनानंद में हायर सम एश्योर्ड रिबेट भी कुछ है, फिर यहाँ पर ये रिबेट भी है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ये रिबेट क्या है, कैसे ये हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है। यहाँ पर रिबेट की बात की गई है। रिबेट को डिस्कस करने से पहले जो चेंजिंग सिनेरियो है, जो सिनेरियो भी बदला है नए साल में 1 जनवरी में के बाद 2014 के बाद जो सिनेरियो बदला है सर्विस टैक्स का, ये रिबेट हमें उस चीज़ में हेल्प कर सकती है। हालांकि रिबेट शुरू से ही थी, लेकिन आप अपने आप से पूछिए क्या आपको रिबेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी? मैंने 50-60 एजेंटों से पूछा, उनको रिबेट के बारे में आइडिया था ही नहीं। हालांकि ये पुराने जीवनानंद में भी थी और पुराने प्लान्स में भी थी, लेकिन अब जब सिनेरियो बदला है तो हमें इनके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 3.09% सर्विस टैक्स है फर्स्ट ईयर के ऊपर, और जो सब्सीक्वेंट ईयर्स होंगे उन पे जो सर्विस टैक्स है वो 1.545% का सर्विस टैक्स है। मतलब कि अगर आपका 10,000 रुपये का प्रीमियम है तो अब आपको 10,000 रुपये का प्रीमियम ना देकर इसमें 3.09 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब 10,309 रुपये पहले साल में देने पड़ेंगे और अगले साल में 10,154 रुपये देने पड़ेंगे। हालांकि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब कस्टमर की बात देखें तो कहीं ना कहीं वो इस बात को हमेशा उठाता है कि पहले से तो महंगी हो ही गई, आपने पहले बताया होता। कुछ लोगों ने पहले बता दिया था, जैसे अभी दिसंबर में अच्छा काम हुआ कि पॉलिसियाँ अच्छी तरह से प्रचार हुआ, मार्केटिंग अच्छी हुई, तो लोगों को अभी आइडिया है कि हाँ सर्विस टैक्स लगेगा।
तो कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल रहता है, काश उन्होंने पहले ले ली होती। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा अब हमारा मोड रिबेट का कंसेप्ट काम आता है। यहाँ आप देखिए मोड रिबेट, यहाँ पर ये मोड रिबेट है और ये सम एश्योर्ड रिबेट है। मोड रिबेट की जब बात करते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, क्या है ये? LIC को कोई भी प्रीमियम मिलता है, ईयरली पे मिलता है, हाफ ईयरली में मिलता है, क्वार्टरली में मिलता है और मंथली में मिलता है। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, चाहे ईयरली हो, हाफ ईयरली में होंगे 2 किस्तें देनी पड़ेंगी, क्वार्टरली में होंगे 4 किस्तें देनी पड़ेंगी, मंथली में देना पड़ेगा 12 किस्तें। कुल मिला के LIC की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो LIC हमेशा चाहती है कि लोग ईयरली प्रीमियम दें। इसके लिए LIC उनको उसका प्रमोशन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए LIC ने यहाँ पर 2% का डिस्काउंट दिया हुआ है प्रीमियम के ऊपर। यहाँ पर 1% है हाफ ईयरली में और क्वार्टरली में निल है। कुछ लोग कहते हैं कि 3.09 सर्विस टैक्स आने से आपका प्रीमियम 10,309 हो गया, लेकिन अगर कस्टमर को आप बताएंगे सर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ईयरली प्रीमियम देंगे तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, और आपको 10,000 पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिला तो एक्चुअल में आपको पेमेंट 10,109 की करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 1.545% ही तो है, जबकि 2% का डिस्काउंट LIC देती है, तो कहीं ना कहीं अगले साल से आपको 500 रुपये का फायदा ही हो रहा है, 50 रुपये का फायदा ही होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स आप देखेंगे कि आपको फायदा होता है। हाफ ईयरली में भी आप कह सकते हैं चलिए कोई बात नहीं, ईयरली नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसका जो सर्विस टैक्स है वो ठीक है, लेकिन अगर हाफ ईयरली भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर भी 1% का डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, और क्वार्टरली करेंगे तो सर्विस टैक्स डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेगा। एक दूसरा पॉइंट इसमें थोड़ी सी जगह में ही मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, आप देखिए जितनी बड़ी पॉलिसी लोगे उतनी सस्ती पड़ेगी। 1 लाख से 1,95,000 पे जो रिबेट है वो निल है, लेकिन अगर 2 लाख से 4,95,000 की पॉलिसी ले रहे हो तो 1.5%, ये परसेंट नहीं है, ये मिलेनिया बोलते हैं इसको, वो 1.5 रुपया पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड बोलते हैं इसको, तो 1.5 रुपया का डिस्काउंट यहाँ पर है। 5 लाख से 995 में यहाँ 2.5 रुपीज़ पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है, एंड ऐसे ही 10 लाख से ऊपर में 3 रुपीज़ पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का डिस्काउंट है। इसका मतलब ये है कि कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मोड के लिए कहता है कि चलो मोड नहीं हो सकता, तो उसको समझाइए कि सर बड़ी से बड़ी पॉलिसी लीजिए आप, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी लोगे तो सर्विस टैक्स जरूर चुभेगा आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 लाख से अबाव 3% का डिस्काउंट है। अगर वो व्यक्ति 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेता है या ऊपर पॉलिसी लेता है तो 3% तो रिबेट LIC ही दे रही है, और सर्विस टैक्स तो जस्ट 3.09 है। कोई भी मोड ले ले वो, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, अगर 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी है 3% जो डिस्काउंट है, वहां पर आपका जो सर्विस टैक्स है वो नील हो जाता है। तो ये पार्ट अगर आप बताएंगे, और हाफ ईयरली पेमेंट करके 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेता है तो डिस्काउंट 5% है, सर्विस टैक्स कहीं पर ठहरता ही नहीं है। ये ज़रूरत है आपको बताने की कि सर चेंजेस तो आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके फेवर में हैं, और सर्विस टैक्स तो नाम मात्र का है। LIC ने जो नए सिस्टम बनाए हैं उनमें ईयरली मोड पे अगर आप पेमेंट करेंगे तो सर्विस टैक्स कम हो जाएगा। 5 लाख की बजाय 10 लाख की पॉलिसी लेंगे तो आपको सर्विस टैक्स नहीं चुभेगा। तो ये चीज़ बताने की है, अगर आप बताओगे तो डेफिनेटली कस्टमर सर्विस टैक्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। बात करते हैं एक और दूसरा फीचर जो जीवन आनंद में है, लोन। लोन की इंपॉर्टेंस कहाँ आती है? आपकी अपने पॉलिसी दी, 15 साल की पॉलिसी गई, 20 साल की पॉलिसी जो है वो लंबे टेन्योर तक जाती है। कई बार कस्टमर को परेशानी होती है कि वो फाइनेंशियली कई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में लोन एक ऐसी सिचुएशन है जो उसकी हेल्प कर सकता है। मान लीजिए 5 साल उसने पेमेंट करी, 5 साल के बाद LIC ने भी बोनस डाला और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि छठा प्रीमियम कस्टमर नहीं भर पा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर इंश्योरेंस जो है वो आपका चालू रखने के लिए, कम से कम आपने इतनी बड़ी पॉलिसी ली है, अपनी फैमिली को सोच समझ के जो पॉलिसी ली है,
उसके बेनिफिट के लिए जो पॉलिसी ली है। मैं समझ रहा हूँ कि आपके पास फाइनेंशियल क्रंच से आप गुजर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो कम से कम आप लोन लेकर इस पॉलिसी को चालू रखें। और मान लीजिए वहाँ पर लोन 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है और लोन 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, तो मात्र 50,000 का ही लोन लेकर आप पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। पॉलिसी चालू रही, आपकी इंस्टॉलमेंट चली गई, लेकिन सिर्फ कितना एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा, लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जस्ट 9.5% है साल का। LIC में ऐसा नहीं है होम लोन की तरह कि अगले दिन से EMI चालू हो जाएंगी। आपको सिर्फ उस लोन को वापस पे करना है। जैसे ही आपके पास पैसे आ जाएं, आपका फाइनेंशियल क्रंच दूर हो, आप ये पेमेंट कर दीजिए लोन की, और साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। पॉलिसी चालू रहेगी तो हर साल बोनस भी मिलेगा, आपका इंश्योरेंस अमाउंट भी बढ़ेगा और आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि लोन को हाईलाइट ऐसे ना करें कि वो लेके घर बना ले और कोई बड़ी बिल्डिंग बना ले। लोन सिर्फ इस हिसाब से बताइए कि जो पर्पस था पॉलिसी के पीछे कि फैमिली को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए तो उनके ऊपर कोई आपत्ति ना आए, तो सिर्फ इस यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वो लोन आपकी अगली कुछ किस्तों को भरने के लिए काफ़ी होगा, उतना ही लोन लें। ये ना कहें कि सर कोई बात नहीं, इमरजेंसी होती है, आप लोन ले लीजिएगा, घर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर ये पैसा कहीं खर्च हो जाता है तो शायद वो कभी रिपे नहीं कर पाएगा उस लोन को, और बर्डन जो है बढ़ता जाएगा। अभी लोन का जो फीचर है उसको जरूर हाईलाइट करें। एक पॉइंट जो अभी वह यहाँ पर हम डाल देते हैं वो है टैक्स का। LIC में अंडर सेक्शन 80C के तहत जो भी LIC में प्रीमियम आएगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा एज पर अंडर सेक्शन 80C। और जो मेच्योरिटी आएगी 20 साल के बाद, 15 साल के बाद, 35 साल के बाद, 30 साल के बाद, वो अमाउंट भी टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D। 1010D के तहत वो जो मैच्योरिटी होगी वो भी टैक्स फ्री होगी। तो LIC का यहाँ पर भी जो टैक्स वाला पार्ट है वो कंसिडर जरूर करिएगा। मैं बार बार कई चीज़ों को यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरा पर्पस है कि आप ये पॉइंट कस्टमर को गिनवाइए, पहले खुद याद करिए और एक लिस्ट बनाइए कि 15 या 20 ऐसे पॉइंट हों जिनके ऊपर लगातार आप 10-15 मिनट हर पॉइंट के ऊपर चर्चा कर सकें, ताकि जब कस्टमर के पास जाएं तो उसे ऐसा ना लगे कि ये छोटा प्लान है। उसको महसूस होना चाहिए कि जीवन आनंद नहीं लिया तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ उसने मिस कर दिया। तो आप ऐसे पॉइंट्स को याद करिए। टैक्सेशन वाला पॉइंट बताइए, लोन वाला पॉइंट बताइए। अब लोन देखते हैं क्या डिफरेंस है। जिनको पुरानी पॉलिसी का पता है वो यहाँ पर स्लाइड से देख सकते हैं कि लोन जो है वो 3 साल के बाद मिलता है। मैं बताना चाहूँगा LIC में अगर आपने 3 साल तक प्रीमियम नहीं दिया है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और सारा का सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो कभी भी कस्टमर को ये बात हमेशा बताइए कि सर एटलीस्ट 3 साल तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल से पहले अगर पॉलिसी बंद कर दी तो सारा का सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। पहले यहाँ पर होता था लोन गारंटेड। पुरानी पॉलिसी में देखिए कितना बड़ा चेंज है, ये कस्टमर को बताने की ज़रूरत है। कस्टमर सोचता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स हम बड़े आराम से कह सकते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन जो फीचर्स अगर और बताते हैं, कस्टमर को ये वाले फीचर भी बताएंगे तो शायद वो खुश होकर इस पॉलिसी को लेगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, लोन गारंटेड शैल बी 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू इन केस इन फोर्स पॉलिसी, 85% ऑफ द सरेंडर वैल्यू ऑफ पेड पॉलिसी। इसका मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा ये है क्या। इन फोर्स पॉलिसी की बात करें तो इन फोर्स पॉलिसी यहाँ पर लिखा हुआ है वो पॉलिसियाँ जो चालू हैं, जो कंटिन्यूसली चल रही हैं। लोन गारंटेड 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू इन केस इन फोर्स, मतलब कि हमें अगर लोन लेना है, मैंने जैसे कहा लोन सिर्फ इंस्टॉलमेंट की दिलाएं तो बेहतर होगा, लेकिन किसी को इमरजेंसी है और ज़्यादा लोन लेना है तो सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन मिलता था पहले, कि अगर उस तारीख को, जिस तारीख को लोन आपको लेना है, उस तारीख को, उस पॉलिसी को अगर हम बंद करें तो हमें लोन कितना मिलेगा, तो उसका 90% लोन मैक्सिमम अमाउंट मिलता था, मिनिमम कितना भी आप ले सकते थे। और पॉलिसी लैप्स है। लैप्स मतलब आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, अभी वो बंद पड़ी है,
और उसके ऊपर अगर आपने लोन लेना था तो 85% ऑफ द सरेंडर वैल्यू का ही लोन मिलता था। ये किस लिए ऐसा क्यों करते थे, इसका कारण था। ये इसलिए करते थे कि हम पूरा सरेंडर वैल्यू दे देते तो पॉलिसी बंद हो जाएगी, तो हम उतना अमाउंट देते थे ताकि कुछ पैसा LIC के पास बचा रहे। लोन उतना दिया जाए कि कल को ये लोन नहीं देता है तो इंटरेस्ट जो होगा वो हम इस पॉलिसी में से निकाल लेंगे, और अगले साल जैसे ये प्रीमियम देगा, बोनस देगा, तो खैर अमाउंट बढ़ता जाएगा, इसलिए अमाउंट ज़्यादा देते थे। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक 10,000 रुपये की हमने इंस्टॉलमेंट डाली और 10,000 रुपये का ही बोनस उसमें ऐड हो रहा है। 5 साल के बाद 50,000 रुपये हम प्रीमियम दे चुके हैं और 50,000 रुपये का ही बोनस ऐड हो चुका है। लेकिन एज पर सरेंडर वैल्यू फैक्टर, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए। डोंट कंसिडर दीज फिगर्स एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है। मान लीजिए लोन मिलता है आपको, सरेंडर वैल्यू जो बनती है वो बनती है से 50,000। तो अभी ये पॉलिसी चल रही है, नेक्स्ट ईयर हम प्रीमियम देंगे, सरेंडर वैल्यू इतना बन रहा है, तो 90% के हिसाब से हम इस पे 45,000 तक का लोन दे सकते हैं। और हमने लोन ग्रांट भी कर दिया, उसको लोन जो है हमने दे दिया 45,000 का। अब 90% अगर ये पॉलिसी लैप्स करता है, क्योंकि ये पॉलिसी अभी लैप्स नहीं कर रहा है, चला रहा है, तो नेक्स्ट ईयर अगले साल की अगर बात करें तो वो फिर प्रीमियम पे करेगा 10,000 रुपीज़, और उसके बाद बोनस भी 10,000 होगा। तो कहीं ना कहीं अगले साल अगर इसको सरेंडर करेगा तो फॉर एग्जांपल एक 20 हो रहा था, तो मान लीजिए 60,000 इसका सरेंडर वैल्यू है, क्योंकि बोनस ऐड हो रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, तो सरेंडर वैल्यू बढ़ेगी। तो 90% इसलिए दे रहे हैं कि पॉलिसी चालू रखेगा तो ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, अगले साल उसका सरेंडर वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन और वो आराम से प्रीमियम पे कर सकता है, उसकी पॉलिसी भी चलती रहेगी और उसका जो इंटरेस्ट है वो LIC को आराम से आएगा। LIC कोई भी ऐसा काम नहीं करती कि उसे कस्टमर के पीछे पीछे भागना पड़े कि लोन ज़्यादा दे दिया और वो पीछे उसके भागे। इसीलिए वो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप रखती है कि अगर कस्टमर कल को नहीं वापस पेमेंट करता है तो उसकी पॉलिसी बंद कर दी जाए। और ऐसे ही होता था लैप्स पॉलिसी में, अगर पॉलिसी लैप्स होती थी तो आगे प्रीमियम नहीं आता था, बोनस एक्रू नहीं होता था, तो अगर 90% देते तो अगले साल ही वो पॉलिसी बंद हो जाती। इसलिए 85% सरेंडर वैल्यू का लोन देते थे ताकि कम से कम उसे 2 साल तो मिल जाते। उन 2 सालों में अगर वो वापस पे करना चाहता तो उसकी पेमेंट हो जाती और पॉलिसी एज इट इज कंटिन्यू हो जाती। लेकिन अभी नए चेंजेस जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कैन बी गारंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सरेंडर वैल्यू शैल डिपेंड ऑन पॉलिसी टर्म। अभी पहली चीज ये जो बड़ी बात आई है, अभी IRD ने बोल दिया है कि पॉलिसी चालू हो या वो लैप्स हो, अगर आप लोन देते हैं तो आप पॉलिसी को बंद नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए 5 साल के बाद उसको 90% उसका जो है हमने लोन दिया था, 45,000 लिया, अब उसने पॉलिसी चलाई ही नहीं, अब IRD ये कहता है कि आप पॉलिसी बंद नहीं कर सकते। तो अगर 10 साल भी पॉलिसी चली तो इसके ऊपर इंटरेस्ट इतना होगा, उसने किस्तें भरी नहीं, पैसा 90% ले लिया 45,000। अब IRD की गाइडलाइन के हिसाब से हम पॉलिसी बंद नहीं कर सकते हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर LIC के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए अब LIC ने कहा कि हम सरेंडर वैल्यू को जो है, सरेंडर वैल्यू का लोन का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं रखेंगे, 90% नहीं रखेंगे। लोन जो है सरेंडर वैल्यू का 90% नहीं होगा, बल्कि टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हमने 23 साल तक की पॉलिसी ली है तो 90%, अगर इनफोर्स पॉलिसी चालू पॉलिसी की बात करते हैं तो 90% तक जो भी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 90% तक लोन देंगे। 24 से 27 की होगी तो 80% तक लोन देंगे, 28 से 31 तक होगी तो 70% देंगे, और 32 से 35, क्योंकि एज एंट्री के टाइम आपने देखा था कि 32 से 35 की एज एंट्री दी हुई है। यहाँ पर दूसरा इन्होंने रखा हुआ है, ये अगर पेड अप पॉलिसी है, पेड अप पॉलिसी में सेम यही कहानी यहाँ पर दी हुई है
कि पेड अप पॉलिसी की अगर बात कर रहे हैं तो 23 साल की टर्म है तो 80%, पेड अप मतलब लैप्स, 24 से 27 70, 28 से 31 60। तो कहीं ना कहीं अब ये अच्छी बात है कि अगर पॉलिसी ली हुई है तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी अगर ली है और उसके ऊपर लोन भी लिया है तो LIC को राइट नहीं है कि वो उस पॉलिसी को बंद कर दे। तो इसलिए एटलीस्ट अपने आप को सेव करने के लिए जो लोन है वो सरेंडर वैल्यू का परसेंटेज होगा, और वो 90% सीधा नहीं होगा जैसे कि पहले होता था। अब वो टर्म के ऊपर, पॉलिसी की टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है गारंटेड सरेंडर वैल्यू, ये भी एक कस्टमर को बताने की चीज़ है। अभी हमने लोन की बात करी और सरेंडर वैल्यू की बात करी, तो कहीं ना कहीं ये तो कस्टमर को बताने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। लोन का डेफिनेटली एक पॉइंट बनता है कि आप बताएं कि अगर इमरजेंसी है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप इस पॉलिसी को जो है इसके ऊपर लोन ले सकते हैं, कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आप देखिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये जितने प्लान्स आए हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो फ्यूचर में जो दूसरे वीडियोज़ हैं, मनी बैक के हैं, 814 814 नंबर टेबल है, 820 है, 821 है, तो उनमें आपको काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पर कह रहे हैं जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू और गारंटेड सरेंडर वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। गारंटेड सरेंडर वैल्यू में गारंटेड GSV बोलते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू, और एक होती है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। नॉर्मली जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू को ही हम कंसिडर करते हैं, गारंटेड सरेंडर वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करते हैं। और LIC में गारंटेड सरेंडर वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं होती थी, सिर्फ सरेंडर वैल्यू ही ज़्यादा होती थी। लेकिन IRD ने जो बदलाव किए हैं उसने इस हिसाब से कर दिए हैं कि अभी गारंटेड जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। वो एक कस्टमर ओरिएंटेड इन्होंने कर दिया है, तो इसको भी कस्टमर को बताने की ज़रूरत है। पहली चीज़, 3 साल से पहले अगर आपने पॉलिसी बंद कर दी है तो सारा का सारा अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो कम से कम पॉलिसी 3 साल तक तो चलाइए, दोनों ही केसेस में, क्योंकि एटलीस्ट सरेंडर वैल्यू तो पार्ट है, एक गारंटेड है, एक स्पेशल है। कस्टमर को हम देते हैं विच एवर इज़ हायर, गारंटेड अगर ज़्यादा है तो, स्पेशल सरेंडर वैल्यू ज़्यादा है तो, जो भी ज़्यादा होता था हम कस्टमर को वो देते थे। लेकिन पास्ट में अगर हम बात करें, पुराने जीवनानंद में गारंटेड सरेंडर वैल्यू कभी ज़्यादा हुआ ही नहीं, इसीलिए हमेशा ही स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, थोड़ा सा देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है GSV गारंटेड सरेंडर वैल्यू शेल बी अ हायर परसेंटेज ऑफ टोटल प्रीमियम पेड एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। यहाँ पर पहले जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलती थी उसमें से पहला प्रीमियम निकाल के बात करते थे। अगर किसी व्यक्ति ने, पहले क्या होता था, अगर 10-10 हज़ार की 3 किस्तें पे करी हैं, 3 प्रीमियम पे किए हैं, तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू पहले साल की किस्त को छोड़ के होता था। अभी IRD कहता है कि कोई भी आप प्रीमियम छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ राइडर जो लिया हुआ है उसको हटाएंगे, और उसके हिसाब से, ईयर के हिसाब से डिपेंड करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल में 30%। इसका मतलब ये हुआ 3 साल में अगर पहले की अगर बात की जाती, जो पहले की बात की जाती तो पहले होता 30,000 आप पे कर चुके हैं 30 साल में, पहले साल का प्रीमियम छोड़िए 20,000 का 30%, 6,000 रुपये गारंटेड सरेंडर वैल्यू होती थी। लेकिन IRD ने जो चेंजेस किए हैं उनके हिसाब से 10,000 के हिसाब से 30,000, अब 30,000 का 30% जो कि 9,000 रुपये होगा वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगा। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अमाउंट अब कस्टमर को मिल सकता है। 5वें साल में 50% और T-1 80। अगर आप T-1 को ध्यान ना दें तो 7वें साल से हम बात कर सकते हैं। 7वें साल से गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो होगी वो जितनी भी आपने किस्तें भरी हैं उसका 80% राइडर वगैरह का जो प्रीमियम है उसको हटा के वो मिलेगा। मतलब ये कि अगर हम बात करते हैं 70,000 प्रीमियम अगर उसने पे किया तो उसका 80% मतलब 56,000 रुपीज़ जो प्रीमियम है वो उसको वापस कर दिया जाएगा, प्लस जो उसमें बोनस वगैरह होगा वो अमाउंट एक्स्ट्रा रहेगा। तो कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसी हुई हैं। पहले गारंटेड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू होने से फ़ायदा ये हुआ है कि हम उनको लोन जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं, लिक्विडिटी कस्टमर के पास ज़्यादा हुई है। मैं नहीं कहता कि कस्टमर को ये बताइए कि आप पॉलिसी किस तरह से आप बंद कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर बताइए कि कभी इमरजेंसी हो
तो उसका पैसा उसके काम आ सके, उसके लिए एक बर्डन ना बने। तो ये वाला जो पार्ट है अगर आप देखेंगे तो सरेंडर वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्टर है। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ आप ये समझिए कि पॉलिसी में अब सरेंडर वैल्यू पहले से ज़्यादा होगी, और स्पेशल सरेंडर वैल्यू को भी हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। लास्ट स्लाइड जो आती है वो यहाँ पर है कि अ पॉलिसी में बी रिवाइव्ड विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब ये है, अभी थोड़ा सा मैं इसको भी बताना चाहूँगा। एक छोटी सी बात मैंने कही कि अगर हमने 3 साल तक 3 ईयर्स तक प्रीमियम नहीं पे किया और पॉलिसी को छोड़ दिया तो सारा अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा। अभी ये जो स्लाइड है आप यहाँ देखिए कि पहले होता क्या था। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। अभी 2 एग्जाम्पल हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसने 2 साल तक इंस्टॉलमेंट पे करी और एक है जिसने कि 4 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट पे करी। पहले होता था कि 5 साल बाद भी जब से आपने पहली किस्त नहीं भरी है उसके 5 साल के बाद भी पॉलिसी को चालू करा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब IRDA कहता है कि अगर जब भी पॉलिसी की पहली किस्त आपने नहीं भरी है उसके 2 साल के अंदर आपको पॉलिसी चलानी पड़ेगी। चेंजेस आप समझने की कोशिश करिए कि पहले अगर किसी की पॉलिसी लैप्स हो जाती थी तो 5 सालों के पहली किस्त जब से नहीं भरी है उसके 5 सालों के अंदर भी वो पॉलिसी चालू करा सकता था, लेकिन अभी नई प्लान में चेंज यही है कि अब सिर्फ 2 साल मिलेंगे, उन 2 सालों के अंदर ही आपको पॉलिसी चालू करानी पड़ेगी, अदरवाइज वो पॉलिसी नहीं चलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 2 साल हमने किस्त भरी और 3 साल के बाद हमें याद आता है कि हाँ हमारी कोई पॉलिसी थी, तो 2001 जनवरी 2014 के बाद अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद इन 2 ईयर्स वो पॉलिसी चलानी थी। 3 साल पहले ही हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी ज़ीरो रहेगी, सरेंडर वैल्यू ज़ीरो रहेगी, आपको पैसा भूलना पड़ेगा। लेकिन किसी ने अगर 4 साल तक पॉलिसी भरी थी और 2 साल के बाद 2 साल से थोड़ा सा भी ऊपर समय हुआ है और आपको याद आता है कि आपकी पॉलिसी है, तो हाँ यहाँ पर भी आप चला नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगी और आपको लेनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट कुछ पैसा आपको मिलेगा। तो कस्टमर को ये बताने की ज़रूरत है कि सर पॉलिसी लैप्स ना करें, क्योंकि अगर लैप्स हो गई और 2 साल तक नहीं चलाई गई या किस्त नहीं भरी गई या रिवाइव नहीं कराई गई तो आपकी सारी पेमेंट जो है आप पॉलिसी को चला नहीं पाएंगे, या तो आपको सरेंडर वैल्यू लेनी पड़ेगी या आपकी पॉलिसी का पैसा जीरो हो जाएगा। दोनों ही केसेस में कस्टमर का नुकसान है। तो और ये बात आप कस्टमर को जरूर बताइए कि 2 साल ही हैं, 2 साल के अंदर आपको पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम जो है पे करना पड़ेगा, उसको रिवाइव कराना पड़ेगा। सर्विस टैक्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। एक्सीडेंटल राइडर हर कस्टमर को दीजिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कभी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो उसका रियल फ़ायदा उसको मिल सके। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 12.5 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल के मिल रहे थे, तो वो राइडर एक्सीडेंटल का जरूर दीजिए। और इसकी लिमिट है आज तक की ली हुई जितनी भी पॉलिसियाँ होंगी, चाहे किसी ने 14 नंबर ली थी, किसी ने 149 नंबर ली थी, अब 814 नंबर है, अब 815 नंबर है, और ऐसी दूसरी पॉलिसियाँ ले रहे हैं, तो टोटल एक्सीडेंटल राइडर का जो अमाउंट है वो सारा मिला के 50 लाख से ऊपर ना हो। ऊपर हो जाता है तो कस्टमर का पेमेंट जाएगा बेकार, लेकिन उसको मैक्सिमम क्लेम 50 लाख से ऊपर का नहीं मिलेगा। अगेन कुछ लोग दोबारा पूछेंगे, इंश्योरेंस का सारा पैसा मिलेगा, चाहे वो 2 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ की पॉलिसी है। एक्सीडेंटल राइडर की मैक्सिमम लिमिट 50 लाख है। 50 लाख से ऊपर भी किसी ने ली हुई है तो मैक्सिमम एक्सीडेंटल का पैसा 50 लाख रुपए, एक्सीडेंटल डेथ पे 50 लाख रुपए प्लस जो नॉर्मल इंश्योरेंस है वो दोनों मिलेंगे। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि एक्सीडेंटल ही मिलेगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक राइडर है। दूसरा बैक डेटिंग, ग्रेस पीरियड, पेड अप वैल्यू, असाइनमेंट। किसी को कितने भी अगर आप नॉमिनेशन बदलिए, किसी भी पॉलिसी को आप असाइन कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली मोड पे 1 महीने का टाइम मिलता है प्रीमियम भरने के लिए। मंथली मोड पे आपको 15 डेज का टाइम मिलता है। बैक डेटिंग, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप पॉलिसी को बैक डेट करा सकते हैं, बैक डेट करा सकते हैं। बैक डेटिंग का फ़ायदा क्या होता है? अगर मान लीजिए
आज की हम बात करते हैं 15 जनवरी को अगर हम बात करते हैं 2014, एक व्यक्ति की एज जो है 31 हो रही है और वही 5 जुलाई 13 को वो 30 साल का हो रहा है और कोई पॉलिसी ले रहा है, उसमें डिफरेंस आता है कि 30 की उम्र पे उसका प्रीमियम 25,300 रुपये बन रहा है और जनवरी में अगर वो उस पॉलिसी को लेता है तो उसका जो प्रीमियम है वो 25,800 बन रहा है। तो 500 रुपये का डिफरेंस अगर कहीं आ रहा है और उसको ये 500 रुपये अगले 20, 21 या 25 या 30 साल पे करने हैं तो अमाउंट काफ़ी अच्छा बनता है। इसलिए उसको रिकमेंड करिए कि वो पॉलिसी बैकडेट कराए। बैकडेट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हो सकती है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के टाइम को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो जब भी कोई भी डेट को आप खड़े हैं, लास्ट अप्रैल से पीछे नहीं जा सकते। अगर आज चाहे फरवरी है, दिसंबर है, तो अप्रैल तक उस पॉलिसी को बैकडेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गए हुए प्लानों को आप ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आज 815 जीवन आनंद करते हैं तो उसको हम पिछली डेट से शुरू कर सकते हैं। उससे प्रीमियम कस्टमर का कम होगा, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा क्योंकि पीछे से बैकडेट कर रहे हैं तो बैकडेटिंग इंटरेस्ट लगता है और वो होता है साल का 9.5%। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट एक बार देना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बार बार पे करेंगे तो 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम जरूर पे करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर बैक डेटिंग पॉसिबल है तो ज़रूर कराइए। ये बात तो हुई कि हम टेक्निकली बात कर रहे थे कस्टमर की हेल्प करने के लिए, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है लोगों को याद ही नहीं रहती उनकी पॉलिसियाँ ड्यू कब होती हैं, कब ड्यू होती हैं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता। तो बैक डेटिंग अगर पॉसिबल है तो जिसकी भी आप पॉलिसी कर रहे हैं, या तो उसके बर्थडे पे की डेट उसको दीजिए, या उसकी मिसेस के बर्थडे की डेट दीजिए, या एनिवर्सरी, या अगर बच्चे हैं किड्स, ताकि किसी न किसी डेट से उस प्रीमियम को लिंक कर दीजिए। जब वो उस बर्थडे को सेलिब्रेट करे या एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करे या उस फंक्शन को सेलिब्रेट करे तो कम से कम उसको ये याद तो आ जाए कि हाँ, हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी ड्यू है और वो उस दिन के याद से उसको पेमेंट कर दे। तो कम से कम एजेंट की ऊपर बर्डन ना रहे और पार्टी उसको आसानी से पे कर सके। तो आई होप इसमें कोई डाउट वगैरह रह गए हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं info@lichehelpline.com or you can call me at this number. Thank you. Have a good day.